गोवर्धन एक नारियल बेचने वाला है। उसकी एक पत्नी और एक छोटा सा बेटा है। गोवर्धन एक आम इंसान है जो लालच किए बिना उसकी थोड़ी सी कमाई में खुश रहता है और अपने परिवार को खुश रखता है। पार्वती, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को आने में देर हो सकती है। नारियल लेकर आने के लिए जाना है। हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बार गोपी को समझाते हुए जाइए। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए उन झाड़ियों में जा रहा है। वहाँ पर पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं। गोपी बेटा, माँ की बात सुनो। शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए समोसा लेकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए गोवर्धन जल्दी जल्दी में काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद गोपी भी अच्छे से खाना खाकर चुपके से खेलने के लिए चला जाता है। पार्वती घर के कामों में व्यस्त थी और गोवर्धन अपने व्यापार में व्यस्त था। तभी एक लड़का भागते हुए पार्वती के पास आता है और कहता है कि गोपी को एक सांप ने काट लिया है और वो मैदान में बेहोश होकर पड़ा हुआ है। पार्वती भागकर गोपी के पास जाती है और रास्ते में गोवर्धन को कॉल करके सारी बात बताती है। घबराओ मत बेटा, पिताजी आ रहे हैं। हम अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर गोवर्धन भी आता है। दोनों मिलकर गोपी को अस्पताल लेकर जाते हैं और जल्दी से उसका इलाज भी शुरू हो जाता है, लेकिन गोपी बचा नहीं पाता है। सॉरी सर, मैडम जी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। आपने आने में देर कर दी थी। आप इसे लेकर जा सकते हो। पार्वती और गोवर्धन काफी देर रोकर अफसोस करने के बाद अपने बेटे को हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर पर रखकर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और गोवर्धन एक एम्बुलेंस से बात करने के लिए जाता है। मेरे बेटे की मौत हो गई है। मैं यही पास वाले गांव में रहता हूँ। 10,000 वो मरा हुआ है इसलिए, और मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ से मेरा घर 5 माइल भी नहीं है। 10,000 बहुत ज्यादा है भाई साहब। और आप इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रहे हो? चल 8,000 दे, वरना निकल यहाँ से। गोवर्धन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और विजय नाम के दूसरे एम्बुलेंस वाले से बात करता है। विजय को गोवर्धन की बात सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। बस मेरी गाड़ी में डीजल डाल दीजिए और आपके पास पैसे हो तो जितनी मर्जी उतना दे दीजिए। ऐसी परिस्थिति में मिल भाव करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे कहते हुए विजय गोवर्धन के साथ मिलकर गोपी को एम्बुलेंस में रख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पहले वाला एम्बुलेंस ड्राइवर आता है और विजय से झगड़ा करने लगता है और उसके साथ दूसरे एम्बुलेंस वाले भी आकर विजय की एम्बुलेंस पर जोर जोर से मारने लगते हैं और ऐसे कहते हैं, मैंने पहले बात की थी उससे। तू कैसे लेकर जा रहे हो उसे, वो भी इतनी कम पैसों में? तू नहीं जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर गोवर्धन चुपचाप अपने बेटे को लेकर मोटर बाइक पर ही लेकर जाता है। वो नजारा देखकर एक न्यूज रिपोर्टर अपने चैनल पर डालते ही वो बात एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। एक पिता अपने मरे हुए बेटे को मोटर बाइक पर कंधे पर रखकर लेकर जा रहे हैं कहकर। इतना सब होने के बाद
धीरे से सरकारी अधिकारी सामने आते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। हमने उस एम्बुलेंस वाला का और उसका साथ देने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बहुत बड़ी रकम का जुर्माना डाला है। ऐसे कहते हुए वो अधिकारी उन एम्बुलेंस वालों को सजा देकर और मीडिया में हीरो बनकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करने पर गोवर्धन और पार्वती जैसे घर वालों के लिए कितनी तकलीफ की बात होती है। अमरपुर नाम के एक गांव में धीरज नाम का एक धनवान रहता था। धीरज जितना बड़ा धनवान था उतने ही अच्छे स्वभाव का था। धीरज की सोच से बिल्कुल उल्टा है उसका बेटा प्रीतम। उसे पैसों का बहुत घमंड है। ओए रोहन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि कॉलेज जाने से पहले मेरा बैग और शूज तैयार रखने के लिए। मेरे साथ पढ़ रहे हो कहकर अकड़ रहे हो क्या? ऐसी बात नहीं है प्रीतम। मास्टर जी ने हमें एक असाइनमेंट दिया था ना, मैं उसी को लिखने में व्यस्त था, इसीलिए देर हो गई है। मैं तो वो बात ही भूल गया था। चुपचाप उस असाइनमेंट्स के पेपर मुझे दे दो। ऐसे कहते हुए रोहन का लिखा हुआ असाइनमेंट उसका है कहकर पेपर्स लेकर जाता है प्रीतम। रोहन धीरज के घर में काम करने वाला लीला और राजू का बेटा है। धीरज रोहन की होशियारी देखकर उसे भी वही कॉलेज में फीस देकर पढ़ा रहा है जिस कॉलेज में उसके बेटे को पढ़ा रहा है। लेकिन प्रीतम रोहन को कभी भी पसंद नहीं करता है। ऐसे कॉलेज पहुंचा हुआ रोहन फिर से असाइनमेंट लिखकर मास्टर को देता है। उस असाइनमेंट्स को चेक करने के बाद मास्टर को दोनों असाइनमेंट्स एक जैसे लगते हैं। इसलिए मास्टर प्रीतम से, प्रीतम, मैंने असाइनमेंट इसीलिए दिया था कि तुम सबको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए। तुमने रोहन का असाइनमेंट कॉपी क्यों किया है? नहीं मास्टर जी, रोहन ने ही मेरी कॉपी की है, वो मैंने खुद से लिखा है। ऐसे कितना कहने पर भी मास्टर रोहन पर ही विश्वास करते हैं और कहते हैं कि रोहन जैसे होशियार बच्चे को किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो बात सुनकर प्रीतम को बहुत गुस्सा आता है, सारी क्लास के सामने बेइज्जत होकर। उसके बाद से कैसे भी करके रोहन की भी इज्जत निकलना चाहता है प्रीतम। ऐसे एक दिन प्रीतम अपने जन्मदिन की पार्टी देने के लिए कॉलेज के सभी दोस्तों को अपने घर बुलाता है। रोहन भी अच्छे से तैयार होकर आता है उस पार्टी में। ओए रोहन, तू क्या मेरे बराबर तैयार होकर आए हो पार्टी में? नौकर का बेटा है, नौकर की तरह ही रहे। जाकर कूल ड्रिंक्स लेकर आ और मेरे सभी दोस्तों को दे। वो बात सुनते ही रोहन परेशान होकर बिना एक शब्द भी कहे चुपचाप जाकर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आकर सभी दोस्तों को देता है। अरे रोहन, तुम ये क्या कर रहा है? हम सब दोस्त हैं ना, वो काम छोड़ और यहाँ पर आजा हम सबके साथ। नौकर है तो काम ही करेगा ना। इसके माँ और पिता हमारे पास काम करते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन मेरे पिता इसकी फीस देकर मुफ्त में पढ़ा रहा है। कम से कम उसे ऐसे तो काम करने दो। ऐसे कहते हुए रोहन को और उसके माँ बाप को नौकर कहकर सारे दोस्तों के सामने बेइज्जत करने वाली बातें करने पर रोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो सब देख रहे धीरज पार्टी खत्म होने के बाद प्रीतम से, हमारी आर्थिक स्थिति जैसे भी हो, सबके साथ एक जैसा ही रहना में ही हमारी भलाई है बेटा। रोहन के साथ तुम्हारा वो बर्ताव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
मैं उसे मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका दिमाग ही उसकी फीस है। तुम सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में उससे 1 मार्क ज्यादा लाकर दिखा सकते हो। छी। ऐसे कहते हुए वहाँ से चले जाता है धीरज। वो बातें सुनकर और भी गुस्सा बढ़ा लेता है प्रीतम। उसके बाद कैसे भी करके रोहन से ज्यादा मार्क्स लेकर आने के लिए जोश में उसी दिन रात को उसके दोस्तों के साथ कॉलेज में जाकर एग्जाम सेल से चोरी से क्वेश्चन पेपर्स चोरी करता है प्रीतम। ऐसे अगले दिन सुबह जाने पर क्वेश्चन पेपर्स चोरी हो गए हैं कहकर सारे कॉलेज में पता चलता है। क्वेश्चन पेपर चोरी करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। चुपचाप जिसने ये किया है वो सामने आया तो अच्छा होगा। अगर हम खुद ही सीसी कैमरा में देखकर पता लग जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो बात सुनने के बाद प्रीतम को डर से पसीने आने लगते हैं। प्रीतम को ऐसे डरते हुए देखकर रोहन अपने दोस्तों की मदद से वो चोर प्रीतम ही है कहकर पता लगा लेता है। उसके बाद प्रीतम की जिंदगी मुश्किल में ना पड़े ये सोचकर गलती उसने ही की है कहकर मान लेता है रोहन। हर बार अच्छे मार्क्स आने पर तुम अच्छे विद्यार्थी हो ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन तुम ये कर रहे हो हम सबके पीछे। हाँ, ऐसे कहते हुए रोहन को क्लास के बाहर लेकर जाता है मास्टर। बहुत अच्छा हुआ है उस रोहन के साथ, मैं तो बच गया हूँ। तब सारी बात प्रीतम को बताते हैं उसके दोस्त। रोहन ने जानबूझकर ही प्रीतम के साथ ऐसा किया है कहते हैं। उसके अच्छे के लिए सोचकर अपनी गलती को खुद के सर पर सारा इल्जाम ले लिया है कहकर तब समझ में आता है प्रीतम को। उसके बाद बहुत ही दुखी होकर, मास्टर जी, वो चोरी मैंने की थी, रोहन ने नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए सोचकर इतना बड़ा जुर्म अपने सर ले लिया। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। ऐसे कहते हुए सारी बात मास्टर को बताकर माफी मांगकर रोहन को गले लगा लेता है प्रीतम। तब से प्रीतम अपना घमंड छोड़ देता है। ऐसे दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं।